रुद्रपुर के मेडसिटी हॉस्पिटल में आए हैं, जो कोरोना के मरीज़ों को बचा रहा है और संकट मोचन के नाम से ये मरीज़ों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज हमारे साथ इस हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर दीपक छाबड़ा जी हैं और कोरोना से को मात देने में डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भरत रावत जी और संजय जी। और सीधी बात करेंगे कि कोविड में हमें कैसे बचाव करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। पहले हम दीपक छाबड़ा जी से बात करेंगे, जो इस हॉस्पिटल में पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। कोविड पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि दो एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पर खड़े हैं और हमारे एक तीसरे एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर साहिल टंडन हैं, वो अभी बिज़ी हैं आईसीयू के अंदर, जो इंटेंसिविस्ट हैं, और डॉक्टर दीप्ति रावत, दोनों ही लोग वहाँ बिज़ी हैं। दोनों इंटेंसिविस्ट हैं हमारे, जो क्रिटिकल पेशेंट, जो सीरियस पेशेंट्स की देखभाल करते हैं इनके साथ मिल करके। मैं थोड़ा सा बस पब्लिक में एक मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, उस हिसाब से इस वायरस की स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार की अपेक्षा कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा स्प्रेड और तेज़ी से स्प्रेड नहीं हुआ था जितना ये तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। प्लस दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से नए नए स्ट्रेन्स, इसके मतलब वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं और ये पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं। इसमें अक्सर अचानक से एकदम से मॉर्टेलिटी या मरीज की डेथ हो जा रही है, जो मेनली थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिनन की वजह से है। अभी ये लोग डिटेल में बताएंगे। जैसा मुझे लगता है, कहीं से भी एक खून का थक्का नस से निकल करके हार्ट में चला जा रहा है तो हार्ट अटैक कर दे रहा है, दिमाग में चला जा रहा है तो दौरे की शिकायत है, फालिज की शिकायत हो जा रही है, फेफड़ों में चला जा रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत हो जा रही है, जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अचानक देखते देखते ही कभी कभी मरीज़ में इस तरह की परेशानी भी हो जा रही है। तो मैं पब्लिक से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके दो उपाय जो मेरी समझ में आ रहे हैं, एक तो बिल्कुल घर के अंदर से बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल नितांत आवश्यक ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन की जब जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीनेशन ज़रूर और ज़रूर कराएं। ये दो चीज़ों से तो बचाव हो सकता है, अदरवाइज़ अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बचाव किया जा सके। बाकी डिटेल में आपको डॉक्टर भरत जी, डॉक्टर संजय जी बता देंगे, वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है। ठीक, अब हम बात करेंगे भरत जी से। भरत जी, आज जब मरीज को बाकी हॉस्पिटल मना कर दे रहे हैं, आप भरत जी पूरा इलाज करने में अपना दिन रात लगा रहे हैं। हम भरत जी से पूछना चाहेंगे कि 2020 की में कोरोना और 2021 की कोरोना में क्या फ़र्क है? पिछले साल भी जब मैं मेडिसिटी में ही था, जब कोरोना अपना पूरा पूर्ण रूप से रुद्रपुर सिटी को अपने आगोश में ले रखा था, और पिछली बार के कंपेयर में इस पिछले साल जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इवन इन आईसीयू इम्प्रूव करके बाहर आ रहे थे। इस बार के कंपेयर में लास्ट ईयर जो है पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इवन इन आईसीयू लगभग हमने क्रिटिकल केयर जो आईसीयू में 200 पेशेंट्स ट्रीट करे थे लास्ट ईयर भी, उसमें से कैजुअलिटी एटलीस्ट 10 to 14 कैजुअलिटीज़ भी थी। लेकिन इस बारी तो ये जो वायरस है, आई थिंक जो म्यूटेंट स्ट्रेन है एंड रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है इवन ट्रीटमेंट को। एंड स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि जो दोस्त पेशेंट जो कि बहुत लेटर फेज़ में आ रहे हैं, जो बहुत बाद में आ रहे हैं, उनमें आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है इस पर। एंड दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी जो जनरल पब्लिक को एक ओपिनियन और मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग समय से इसकी जांच करवाइए। समय से इसका अगर पता चल जाता है तो हम मोर देन 95% पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, जो इवन इन ओपीडी बेसिस देयर नो नीड टू रिक्वायर एडमिशन। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि दे शुड बी रेगुलरली फॉलो अप, ओके, एंड कीप इन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर। अदरवाइज़ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं, ट्रीटमेंट ले जा रहे हैं, जब लेटर फेज़ में जब ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा फॉल कर जा रहा है फिर आ रहे हैं, तो उसमें आउटकम इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि ये वायरस इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ट्रीटमेंट्स को। तो मेरा सजेशन अगेन यही है कि टाइमली आइए। दूसरा क्या कर रहे हैं लोग कि फर्स्ट डे बेसिकली वायरस की जो फेजेज़ हैं, सबसे पहले वायरस नेजल कैविटी मतलब नाक के अंदर रहता है शुरू के 5-6 दिन, उसके बाद 6 दिन के बाद ये लंग्स में मूव करता है और फेफड़ों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है।
एंड 6 से 10 दिन के बीच में फेफड़े को धीरे धीरे करके कंप्लीट इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, और फिर एक लास्ट स्टेज आती है सीवियर यार्डिया, जिसमें कि मरीज की ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि उसको वेंटिलेटर और बाईपैप सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो यहाँ पर रिफ़र किए जा रहे हैं वो यही आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ आउटकम हो ही नहीं रहा, इवन हम कितना ट्रीटमेंट कर ले वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहा उनमें। तो दूसरा क्या है कि लोग क्या करते हैं, इनिशियल डेज़ में ही, जैसे शुरू के फर्स्ट 5 डेज़ में ही सीटी करा लेते हैं। सीटी स्कैन की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इनिशियल 4 to 5 डेज, बिकॉज वो नाक के अंदर ही है वायरस, अभी तो लंग्स में एंट्री नहीं करा है, तो सीटी स्कैन में कुछ मिलेगा ही नहीं। और पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं है, वो सीटी स्कैन कराते हैं और सोचते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, है ना, अभी तो फर्स्ट डे, हमें तो कुछ लंग्स में लीजन नहीं है, एंड दे आर सो हैप्पी कि नहीं अभी कुछ नहीं है ऐसा, एंड देन वो नेग्लिजेंट हो जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि 6th डे ऑनवर्ड्स या 5th डे ऑनवर्ड्स जब लगता है कि खांसी बढ़ती जा रही है, बुखार टूट नहीं रहा है और हाई ग्रेड फीवर परसेंटली रेज रह रहा है, 6th डे ऑनवर्ड्स देन अंडरगो सीटी स्कैन एंड रिपीटेडली विजिट, इवन 2 to 3 डेज़ में अपने विजिट करते रहिए, डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट में रहिए, सो डैट अगर लग रहा है कि फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और इवन ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तब हम जो है डॉक्टर की सलाह से एडमिशन्स कराएं हॉस्पिटल्स में। अदरवाइज़ हर कोई पब्लिक एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, एंड हम किसी को डिनाई भी किस हद तक कर पा रहे हैं, पब्लिक कन्विंस करना भी लोगों को बड़ा टफ हो जाए। सेकंड थिंग यह है कि इस बारी जो दूसरा ये जो स्टैंड आया है, इसमें मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट्स हो रखे हैं, और इंडिया में भी आई थिंक कुछ नए म्यूटेंट्स भी ओरिजिनेट हुए हैं जो कि इतने डेडली हैं कि विद इन डेज़ में ही पूरा ऑलमोस्ट सीवियर ERDS में लैंड अप कर जा रहे हैं पेशेंट्स, मतलब उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जा रही है। एंड उनकी कॉम्प्लिकेशंस इस बारी लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बारी इतनी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट पिछली बार भी था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना इस बारी देखने को मिल रहा है। ब्रेन में स्ट्रोक हो जा रहा है, पेट की आंतों में खून की नलियाँ ब्लॉक हो जा रही हैं, ठीक है, हार्ट का अटैक बढ़ जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर छाबड़ा ने बताया। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। तो मेरा अगेन सबसे यही एट द लास्ट यही मैसेज है कि अपने घर, जैसे छाबड़ा सर ने बताया ही, कि घर में जितना कम से कम उससे घर से बाहर निकलें, मास्क पूरा लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजेशन रखें, अर्ली डिटेक्शन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में मैंने देखा है कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनमें डिजीज़ सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, हालांकि कई बार उनको एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ गई है वैक्सीनेशन के बाद भी, बट दैट डिजीज़ नॉट सो सीवियर। ये बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो कोरोना उनको नहीं हो रहा है उनको भी कोरोना, मगर सीवियरिटी बहुत कम है। आप थे भरत जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और एक आसपास के क्षेत्र में एक मैसेज जा चुका है कि भरत जी के पास जाने के बाद हम जो है मौत के मुंह से वापस आ गए, तो लोग आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा यही सजेशन है कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना है। एक क्रिटिकल फेज़ में लैंड अप करने का कोई भी डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना ही चाहता है, हर हालत में उसको ठीक करना चाहता है, उससे ज़्यादा तो उसकी जो खुशी है पेशेंट्स के ठीक होने में ही है। जब पेशेंट ठीक होकर जाते हैं, स्माइल करके जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं कि हम भी खुद मोरली डिप्रेस हैं। इसमें कोई फैक्ट, इसमें रियली हम इतनी कैजुअलिटीज़ देख रहे हैं, अब हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने परेशान हो चुके हैं अंदर से कि कोई पेशेंट्स इंप्रूव तो हो क्या है, अब हो क्या रहा है कि इतनी सीवियर डिजीज़, क्योंकि मेडिसिटी हॉस्पिटल ही ऐसा हॉस्पिटल है जो कि पूरे रीजन के क्रिटिकल पेशेंट को कैटर कर रहा है यहाँ पर, तो अब वो उनके आउटकम्स भी उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जितना अर्ली पेशेंट आए उतना हम अच्छा आउटकम दे सकते हैं, ठीक है ना, और यही सजेशन रहेगा कि जितना अर्ली पॉसिबल हो उतना जल्दी आइए, सो डैट कि हम आपको कंप्लीट सेफ्टी दे सकें इस बीमारी से। थैंक यू। आप भरत जी थे। अब दूसरे डॉक्टर संजय जी आपसे बात करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है USTV में। नमस्कार जी। संजय जी, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चों को भी क्या कोरोना हो रहा है? पहले के मुकाबले अब जो केसेस आ रहे हैं बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कई लोगों के बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि बच्चों को सीवियरिटी जो एडल्ट्स में होती है वैसी सीवियरिटी नहीं आ रही है। बच्चे जनरली फीवर 5 to 7 डेज़ रह रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इम्प्रूव कर जा रहे हैं। बट जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है जिसको इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर की उम्र 31 से लेके 50 से लेके 60 तक है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? मेरा तो यही संदेश होगा कि कोई भी पेशेंट जिसको
हाई ग्रेड फीवर आज के टाइम में रह रहा है 102 103 के आसपास फीवर अगर रह रहा है, लगातार 4-5 दिन तक रह रहा है और RT-PCR भी नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको आगे जाके ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ता है और CT स्कैन भी कराना पड़ सकता है। CT स्कैन की वैल्यू तभी इम्पोर्टेंट है जब या तो सैचुरेशन फॉल हो रहा हो या फिर आपने फीवर आने के बाद में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वेरिएंट जो स्ट्रेन नए म्यूटेशन वाले वायरस हैं वो नॉर्मल कई बार ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज में मिलता है जो ब्रोंकोस्कोपी से होती है, जो कि नॉर्मल टेस्ट में नेगेटिव आता है। तो ऐसे केसेस में हमें CT स्कैन से अंदाज़ा लग जाता है कि वो पेशेंट कोरोना का है। और अगर किसी को लगातार फीवर आ रहा है जो इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत एडमिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एंटीवायरल जो मेडिसिन्स हैं जैसे रेमडेसिविर जो बहुत पॉपुलर है, तो वो मेनली अर्ली फेज़ में जितना इनिशिएट किया जाए तो उतना ही बेटर होता है। सैचुरेशन फॉल होने से के बाद में अगर इनिशिएट करेंगे, मतलब लगभग 7-8 दिन के बाद में इनिशिएट करने का ज़्यादा वो कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। धन्यवाद संजय जी USTV में बात करने के लिए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए USTV और चैनल को सब्सक्राइब करिए।